हेलो स्टूडेंट्स, रवि एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही शानदार डीप डाइव और लाइन बाय लाइन एनालिसिस करने जा रहे हैं। बिल्कुल। और आज का हमारा जो विषय है ना, वो भारतीय राज व्यवस्था यानी पॉलिटी का एक बहुत ही मजबूत आधार है। हाँ, आज हम बात करेंगे भारत के संविधान की निर्माण प्रक्रिया और संविधान सभा के बारे में। और जो स्रोत हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है घटनाचक्र पॉलिटी के नोट्स। देखिए, हमारा मिशन एकदम स्पष्ट है। जो भी स्टूडेंट्स रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, जेपीएससी या जेएसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये एक 0 to एडवांस सफर होने वाला है। एकदम सही। और एक बात मैं शुरुआत में ही स्पष्ट कर दूं, हम किसी भी तथ्य को छोड़ने वाले नहीं हैं। हमारा लक्ष्य सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि हर कॉन्सेप्ट के पीछे का जो क्यों और कैसे है ना, उसे समझना है। बिल्कुल समझना है। और हाँ स्टूडेंट्स, पॉज, एक छोटी सी चेतावनी भी है। स्रोत सामग्री में इतिहास के कुछ ऐसे हिस्से आ सकते हैं जहां वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों विचार हो या अलग अलग राजनीतिक दलों का टकराव हो। हाँ, जैसे कांग्रेस या मुस्लिम लीग की भूमिका। तो हमारा दृष्टिकोण पूरी तरह से निष्पक्ष रहेगा। हम केवल परीक्षा के दृष्टिकोण से तथ्यों का विश्लेषण करेंगे, किसी का पक्ष नहीं लेना है। एकदम तटस्थ रहेंगे हम। तो चलिए इस कहानी को एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। किसी भी बड़ी इमारत को बनाने से पहले ना एक ब्लूप्रिंट की जरूरत होती है ना? बिल्कुल होती है। तो हमारे वर्तमान संविधान का जो ढांचा है वो मुख्य रूप से 1935 के भारत शासन अधिनियम यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर आधारित है। पर क्या ये ब्लूप्रिंट पूरी तरह से हमारा था? देखिए, भले ही वो अंग्रेजों का बनाया हुआ था, लेकिन उसमें कई ऐसे उपबंध थे जो बहुत आधुनिक थे। इसे अपनी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण मार्क करें स्टूडेंट्स। पॉज। 1935 के अधिनियम के मुख्य तथ्य अक्सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी पीवाईक्यू में पूछे जाते हैं। हाँ, जैसे कि संघात्मक सरकार की बात। बिल्कुल, संघात्मक सरकार और केंद्र में द्वैध शासन, मतलब डायरकी। हाँ, डायरकी। इसके अलावा प्रांतों में स्वायत्तता दी गई, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल बनाया गया और शक्तियों का विभाजन भी स्पष्ट किया गया था। एक फेडरल न्यायालय की भी तो स्थापना हुई थी इसी अधिनियम के तहत। एकदम सही कहा आपने। और एक बहुत ही रोचक तथ्य जो बार बार एग्जाम में आता है, वो ये कि इसी अधिनियम के तहत 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया था। अरे हाँ, जिसे आज हम म्यांमार कहते हैं। मतलब अंग्रेजों ने एक प्रशासनिक ढांचा तो तैयार कर दिया था, लेकिन ये ब्लूप्रिंट खुद बनाने का विचार सबसे पहले किसी भारतीय को कब आया? अगर हम पार्टी के स्तर पर देखें ना, तो मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की थी। 1934 में? अच्छा। और उसी वर्ष यानी 1934 में ही एम.एन. राय, जो एक वामपंथी विचारक थे, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से ये विचार दिया था। एम्फसाइज स्टूडेंट्स, इसे अपनी नोटबुक में अंडरलाइन कर लें। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पीवाईक्यू टिप है। अगर एग्जाम में पार्टी का नाम पूछे तो स्वराज पार्टी, और अगर व्यक्ति का नाम पूछे तो एम.एन. राय। बिल्कुल, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन एक बात बताइए, अंग्रेजों ने इस मांग को गंभीरता से कब लिया? मतलब क्या उन्होंने तुरंत मान लिया था कि हाँ भाई, बना लो अपना संविधान? अरे नहीं नहीं, इतनी आसानी से कहाँ मानने वाले थे वो। देखिए, सबसे पहले 1942 में जो क्रिप्स मिशन आया था ना, उसने एक निर्वाचित संविधान सभा का सिर्फ एक प्रस्ताव रखा था। मतलब सिर्फ बात कही गई थी, कोई काम नहीं हुआ था। हाँ, केवल एक वादा था। लेकिन संविधान सभा जो का वास्तविक गठन हुआ, वो 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। ये बहुत बड़ा अंतर है। 1942 का क्रिप्स मिशन सिर्फ प्रस्ताव था और 1946 का कैबिनेट मिशन वास्तविक गठन था। एकदम सही पकड़ा आपने। और कैबिनेट मिशन का एक बहुत ही खास फॉर्मूला था। उन्होंने जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व तय किया। वो 10 लाख वाला फॉर्मूला? जी, मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि चुना जाना था। और कैबिनेट मिशन में कौन-कौन लोग शामिल थे? क्योंकि मैंने देखा है पीवाईक्यू में अक्सर सदस्यों के नाम भसाते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। एम्फसाइज इसे ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स। कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे, स्टैफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। और एग्जाम में ना अक्सर एक ऑप्शन विलियम वुड का दे देते हैं, तो याद रखिएगा विलियम वुड इस मिशन में शामिल नहीं था। ये एक सीधा सीधा पीवाईक्यू है। क्या बात है, बहुत ही शानदार टिप। तो अब इस फॉर्मूले से जो सीटें बनी, थोड़ा उस नंबर्स के खेल को डिकोड करते हैं। टोटल 389 सीटें तय हुई, है ना? बिल्कुल, 389 सीटें, जिसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत के लिए थीं। इन 296 में से भी 292
गवर्नरों के प्रांत थे और 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांत थे, जो आज के यूनियन टेरिटरीज जैसे थे। आप ऐसा कह सकते हैं। और बाकी जो 93 सीटें बची वो देशी रियासतों के लिए रखी गई थीं। मतलब राजा महाराजाओं के। जी। तो इसके बाद जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए, तो उन 296 सीटों के नतीजे क्या रहे? नतीजे काफी एक तरफा थे। कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली और अन्य को 15 सीटें। और उन 93 देशी रियासतों का क्या हुआ? उन्होंने शुरुआत में भाग ही नहीं लिया, वो इस पूरी प्रक्रिया से अलग रहे। अब यहाँ पर ना एक बहुत ही तीखा सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। पॉज। क्या इन चुनावों में भारत के हर आम नागरिक ने वोट दिया था? एम्फेसाइज, नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है स्टूडेंट्स के लिए। मतलब आम जनता लाइनों में नहीं खड़ी थी? नहीं, यह एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन था। अरे वाह! हाँ, और ये 1935 के अधिनियम के अनुसार कर, शिक्षा और संपत्ति के आधार पर सीमित मताधिकार पर आधारित था। मतलब सिर्फ वो लोग वोट दे सकते थे जो टैक्स भरते हों, पढ़े लिखे हों या जिनके पास अच्छी खासी संपत्ति हो। बिल्कुल, ये कुल आबादी का मुश्किल से 10% हिस्सा था। ये तो बहुत ही हैरान करने वाला तथ्य है। चलिए अब संविधान सभा की कार्यप्रणाली पर आते हैं। दिसंबर 1940 की वो 3 दिन 9, 11 और 13 दिसंबर, इनकी क्रोनोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। हाँ, एकदम। लाइन बाय लाइन देखते हैं इसे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया था और एक बहुत ही खास बात, इसमें 9 महिलाएं भी शामिल थीं। 9 दिसंबर पहली बैठक, और अध्यक्ष किसे चुना गया? इस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष। मैंने कहीं पढ़ा था कि फ्रांस की तर्ज पर सबसे बुजुर्ग सदस्य को चुनने की जो परंपरा है, उसी का पालन किया गया था यहाँ। बिल्कुल सही। डॉक्टर सिन्हा सभा के सबसे वयोवृद्ध सदस्य थे, इसलिए उन्हें ये सम्मान दिया गया। फिर आता है 11 दिसंबर 1946। ठीक 2 दिन बाद? हाँ, इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। मतलब अब परमानेंट प्रेसिडेंट मिल गए थे? जी, और फिर इसके 2 दिन बाद यानी 13 दिसंबर 1946 को एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव। एकदम सही। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया। यही वो प्रस्ताव था जिसने हमारे संविधान का दर्शन और आदर्श तय किया। और ये प्रस्ताव पारित कब हुआ? इसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पारित कर लिया गया। लेकिन इसी बीच तो विभाजन का साया भी मंडराने लगा था ना देश पर। 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना आ गई थी। हाँ, विभाजन का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। माउंटबेटन योजना के कारण पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा बन गई। तो हमारी संविधान सभा की जो 389 की संख्या थी वो घट गई होगी? बिल्कुल घट गई। भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या अब केवल 299 रह गई। 299। और इसका ब्रेकअप क्या था? इसमें 229 प्रांतीय प्रतिनिधि थे और 70 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। ठीक है, अब जरा संविधान निर्माण के अंतिम चरण और कुछ रोचक तथ्यों पर बात करते हैं। टाइमिंग को लेकर अक्सर स्टूडेंट्स थोड़े कंफ्यूज रहते हैं। पूरा समय कितना लगा? पूरा समय लगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। हालांकि मैं स्पष्ट कर दूं कि कुछ वेबसाइट्स पर 17 दिन लिखा होता है, लेकिन आयोग के अनुसार 18 दिन ही सही माना जाता है। तो स्टूडेंट्स को 18 दिन ही याद रखना है। 2 साल 11 महीने 18 दिन। और अधिवेशन कितने हुए? कुल 11 अधिवेशन हुए, जिनमें 165 दिन लगे। और संविधान के प्रारूप पर यानी ड्राफ्ट पर 114 दिन तक विचार हुआ। 114 दिन सिर्फ ड्राफ्ट पर चर्चा? क्या बात है। और 2 डेट्स हैं जो बहुत कंफ्यूज करती हैं, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। देखिए, इसे ऐसे समझिए। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत यानी अडॉप्टेड हुआ था। मतलब बनकर तैयार हो गया था। हाँ, लेकिन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, जहां सबने साइन किए। बिल्कुल। उस दिन 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए और अंततः 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। तो अडॉप्ट हुआ 26 नवंबर को और लागू हुआ 26 जनवरी को। ये फर्क याद रखना बहुत जरूरी है। एकदम। और इस पूरी प्रक्रिया में कुछ अहम नाम हैं जिन्हें हम छोड़ नहीं सकते, जैसे हमारे संवैधानिक सलाहकार BN राव जी। हाँ, BN राव, उनका योगदान बहुत बड़ा था। और एक और बात जिस पर मुझे बहुत गर्व होता है,
संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं। 15 महिलाएं उस जमाने में? हाँ, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, हंसा मेहता जैसे कई प्रमुख नाम इसमें शामिल थे। ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। और इसी बात पर मुझे ग्रैनवेल ऑस्टिन का एक प्रसिद्ध कथन याद आ रहा है। उन्होंने कहा था, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। ये कोटेशन एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। हाँ, और जाते जाते एक आखिरी तथ्य और जोड़ दूं। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। और शुरुआत में मुस्लिम लीग इसमें नहीं थी, लेकिन बाद में 26 अक्टूबर को वो 5 प्रतिनिधियों के साथ इसमें शामिल हो गई थी। तो कुल मिलाके ये एक बहुत ही जटिल लेकिन शानदार सफर था। पॉज स्टूडेंट्स, जाते जाते मैं आप सभी के लिए एक विचार छोड़ना चाहता हूँ। जरा सोचिए, 1940 के दशक के उस रूढ़िवादी दौर में जब महिलाओं की राजनीति में भागीदारी ना के बराबर थी, मेरा मतलब है बिल्कुल नहीं थी, तब हमारी संविधान सभा में 15 महिलाओं ने एक साथ बैठकर देश का भविष्य लिखा। बिल्कुल। ये दर्शाता है कि हमारा संविधान निर्माण केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति भी थी। बहुत ही गहरी बात कही आपने, और इसीलिए स्टूडेंट्स इन नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहें। अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। ये एकदम सही। इन ऐतिहासिक तथ्यों को अपनी उंगलियों पर याद कर लें। रवि एकेडमिक एंड कंपैरेटिव क्लासेस की इस गहन चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।